हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीएम राणा आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 1813 का चार्टर एक्ट। आइए देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में देखने से पहले मैं आपके से गुजारिश है कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 1813 के चार्टर एक्ट देखिए, बार बार चार्टर आ रहा है। चार्टर का क्या मतलब है? चार्टर का मतलब है कि जब 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी, तो एक लाइसेंस, एक घोषणा पत्र दिया जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार कर सके। तो इसे ही चार्टर कहते हैं। जबकि 1773 में पहली बार जो एक्ट बना, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें ये नियम दिया गया था कि कंपनी के अधिकार को हर 20 वर्ष में लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अब 20 वर्ष पूरे हो चुके थे। 1773 में रेगुलेटिंग आया, 73 से फिर 93 में, 93 से अब 13, तो 20 वर्ष में 1853 तक ये 20 वर्ष में रिन्यू होता रहेगा। तो रिन्यू करने के लिए जो एक्ट आ रहे थे वो चार्टर एक्ट कहला रहे थे, लाइसेंस को रिन्यू करने वाला एक्ट, यानी यही है चार्टर एक्ट। तो ये जब तक 53 तक जो भी एक्ट आएंगे वो चार्टर एक्ट होंगे। उसके बीच बीच में अलग एक्ट भी आते रहेंगे जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे पिट्स का इंडिया एक्ट आया था पीछे 1784 में, तो वो अलग था। अब आइए देखते हैं कि ये चार्टर एक्ट को लाने के क्या क्या कारण थे। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये था, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाना था, यानी लाइसेंस को रिन्यू करना था। तो लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया। इसमें इस समय एडम स्मिथ का लेसिस फेयर का सिद्धांत की बहुत चर्चा हो रही थी। अब एडम स्मिथ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उनका लेसिस फेयर का सिद्धांत सीधे सीधे शब्दों में ये था कि जो एकाधिकार का नियम है उसको समाप्त किया जाए और प्रतिस्पर्धा का नियम लाया जाए, जिससे कि काफ़ी तरक्की होगी। उनका ये मानना था और काफ़ी लोग उनका ये इस बात का समर्थन कर रहे थे। बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों का समर्थन एडम स्मिथ की लेसिस फेयर के सिद्धांत को था। तो सीधे शब्दों में लेसिस फेयर का सिद्धांत यही है कि एकाधिकार को समाप्त किया जाए और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार किया जाए। तो अब तीसरा जो इसमें कारण है, दो कारण तो ये हो गए। तीसरा कारण है नेपोलियन की महाद्वीपीय पद्धति। उस समय फ्रांस का जो नेपोलियन था उसकी ब्रिटेन से सीधे सीधे एक तरह से टक्कर चल रही थी और नेपोलियन ब्रिटेन को अपने दबाव में लेना चाहता था, चारों तरफ से घेरना चाहता था, ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। तो नेपोलियन ने ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय देशों को घेरना शुरू किया और अपने अधिकार में लेने लगा। और ब्रिटेन के का जो व्यापार को उसने लगभग ठप करने की कोशिश की। उसने देखिए, जब हम व्यापार करते हैं तो एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बीच में अगर कोई दूसरा देश पड़ता है और उस पर किसी और का अधिकार हो और वो आपको वहाँ जाने ना दे, तो आप किस तरीके से दूसरे देश में जाएंगे? तो एक तरह से चारों तरफ से वो इस तरह से घेरा बना रहा था। इस समय इंग्लैंड में देखिए, 1740 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी और 1810 तक आते आते इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे थी। तो जो भी माल था वो विदेशी तक पहुंचाने के लिए, बाहर दूसरे देशों को बेचने के लिए आपको दूसरे देशों के माध्यम से जाना पड़ेगा। परंतु नेपोलियन ने वही रास्ता ब्रेक कर दिया था ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन का वो रास्ता ब्रेक कर दिया था। अब इससे इंग्लैंड को बड़ी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जो इंग्लैंड का, देखिए, यूरोपीय देशों में स्पेन और रसिया के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार था। अब नेपोलियन ने इन दोनों देशों को ही लगभग इंग्लैंड के व्यापार से काट दिया था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अब भाई क्या किया जाए। ऐसे व्यापारी भी मांग कर रहे थे कि हमें भी भाई एशिया के देशों में भेजो, भारत, इंडोनेशिया वगैरह की तरफ हमें व्यापार करने दो, क्योंकि यूरोप के देशों में हमारा व्यापार नहीं हो रहा और औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, हम बहुत माल बना रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? तो और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कंपनी के साम्राज्य का भारत में बहुत ज़बरदस्त विस्तार हो चुका था। देखिए, ऊपर जम्मू कश्मीर को छोड़कर, नीचे और कुछ पंजाब का क्षेत्र छोड़कर, बाकी लगभग सारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में था। यहाँ इनका बहुत ज़बरदस्त व्यापार चल रहा था और अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े क्षेत्र को संभाल भी नहीं पा रही थी। इसलिए जो है कंपनी के साम्राज्य का जो विस्तार हो गया, इन कारणों से
इंग्लैंड की संसद को यह 1813 का चार्टर एक्ट लाना पड़ा। वहाँ के अन्य व्यापारियों की भी मांग हो रही थी कि हमें भी भारत जाने दिया जाए, नहीं तो हमारा बहुत आर्थिक नुकसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो ये प्रावधान क्या क्या है 1813 के चार्टर एक्ट में। तो इस कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया। ये तो सबसे पहला नियम था ही कि जो 1813 में किस लिए इस एक्ट को आया, सबसे ज़रूरी कारण तो ये था ही। स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। स्थानीय निकाय देखिए 1793 में के एक्ट में स्थानीय निकाय बन चुके थे, महत्रों की नियुक्ति हो चुकी थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में जो क्षेत्र थे उसमें जो स्थानीय निकाय थे वो अब वहाँ के लोगों पर कर लगा सकते थे पहली बार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, पहली बार भारत में ब्रिटिशों द्वारा कर लगाया गया। स्थानीय निकाय द्वारा जो भी क्षेत्र न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में थे वो अब अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों पर कर लगा सकते थे। ये कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि स्थानीय निकाय को कर लगाने का अधिकार ये प्रथम बार भारत में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब दूसरा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को भारत आकर व्यापार करने की छूट दे दी गई, परंतु ईस्ट इंडिया का ख्याल यहाँ पर रखा गया। उनको चाय के व्यापार पर अधिकार दिया गया कि आप चाय के व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो चीन के साथ व्यापार होगा, दूसरी तरफ चीन के साथ भी व्यापार बढ़ने लगा, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी संतुष्ट हो गई कि चलो भाई भारत में हमारा चीन का चाय का व्यापार सुरक्षित है, और दूसरा हमारा और भी व्यापार करेगी, परंतु ये अधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। अब जो भारत के लिए सबसे खतरनाक काम हुआ, जो आज तक भारत को चोट दे रहा है, वो हुआ ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। ये एक सोची समझी रणनीति थी जो कोई नहीं बताता कि भाई ईसाई ठीक है, व्यापारी आ रहे हैं, धन कमा रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु ये ईसाई मिशनरियों को भेजने की क्या ज़रूरत थी। एक तरफ प्रचार किया गया कि जी भारतीयों में शिक्षा की कमी थी, उनके साहित्य, उनका संस्कार, उनके जो भी उनके धार्मिक ग्रंथ हैं सब बेकार हैं, और यहाँ पे ईसाई जो है उनको शिक्षित करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि अपने व्यापार को मजबूत देने के लिए, भारतीयों को एक अंग्रेजों के डमी बनाने के लिए, भारतीयों को हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटेन का गुलाम बनाने के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा गया। देखिए, आप तब तक किसी को नहीं जीत सकते जब तक आप उसके धर्म को ख़त्म नहीं कर सकते। तलवार की नोक पर तो वो आपके सामने तब तक डर कर रहेगा जब तक तलवार उसके सिर पर रहेगी, परंतु अगर आपने किसी का धर्म ख़त्म करके अपना धर्म उसके दिमाग में डाल दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। यही कार्य ईसाई मिशनरियों का था जो उन्होंने भारत में धर्म प्रचार के नाम पर किया। इसी के लिए अब देखिए, उन्होंने 1 लाख रुपये भारतीय साहित्य के नवीनीकरण और विज्ञान के उत्थान हेतु वित्तीय प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया। यानी भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपये धनराशि को आवंटित किया गया कि भाई आप 1 लाख रुपये लीजिए, स्कूल कॉलेज खोलिए और भारतीयों को शिक्षित कीजिए। देखिए, यहीं से अंग्रेजी जो आज भी हम हिंदी को छोड़कर 90% जो हमारा अंग्रेजी की तरफ है वो यहीं से शुरू होता है। आगे लॉर्ड मैकाले आएंगे और वो बिल्कुल भारत को अंग्रेजी का जन्मदाता उन्हें कहा जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। तो वो इसी प्रावधान ये यहाँ बीज बो दिया गया, और भारतीयों के जो हिंदी, संस्कृत और जो अन्य भाषाओं को समाप्त करके केवल इंग्लिश भाषा और भारतीयों का उत्थान के नाम पर जो शिक्षा के माध्यम से उन्हें कन्वर्ट करना था ईसाईयत में, इसलिए ये 1 लाख रुपये यहाँ रखा गया प्रावधान के तौर पर कि भैया भारतीयों को, ये एक चाल थी अंग्रेज़ों की जिसको हम समझ नहीं पा रहे। ये आज तक का सबसे घातक एक्ट है भारतीयों के लिए। तो आइए अब आगे देखते हैं कि इसका क्या महत्व पड़ा हमारे ऊपर।
तो देखिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई। इस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट, यानी पहली बार ये कहा गया जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में क्षेत्र हैं उस पर इंग्लैंड के राजा का संप्रभुत्व है, इंग्लैंड के राजा उसके मालिक हैं। यानी सीधे सीधे अब इंग्लैंड का हम अधिकार में आ गए, लिखित अधिकार में आ गए कि भैया अब इंग्लैंड का राजा ही यहाँ का इन क्षेत्रों का राजा है, वो इसका संप्रभु है। इस अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड की निर्देशन की शक्ति को परिभाषित तथा स्पष्ट किया गया। अब जो नियंत्रण बोर्ड था बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको उसकी शक्ति कहाँ कहाँ लागू होगी, कहाँ कहाँ वो कार्य करेगा, ये तो पहले से था, परंतु उसको बारीकी से परिभाषित और स्पष्ट कर दिया जिससे टकराव की स्थिति समाप्त हो जाए। एक चलो नई बात हो गई, अंग्रेजों ने जनता में विद्या प्रसार का बीड़ा उठाया। अब अंग्रेजी ही सही, ईसाइत ही सही, परंतु इसका प्रसार भारतीयों में यहाँ से शुरुआत होती है। भारत में प्रांतीय सरकारों व न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में यूरोपीय ब्रिटिशों के मामलों को मजबूती प्रदान की गई। यानी एक काम और हुआ कि जो यहाँ के न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जो 1773 के एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय बना था, उसके अंतर्गत जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, पहले उनका मुकदमा न्यायालयों में, इन न्यायालयों में नहीं लड़ा जाता था, वो इंग्लैंड में ही उनके लिए कोर्ट बनी थी। परंतु अब से इस एक्ट के बाद उनको मुकदमे भी इन्हीं न्यायालयों में लड़े जाएंगे। तो ये तो था 1813 के एक्ट में महत्वपूर्ण तथ्य। तो आगे आपसे मेरी गुजारिश है कि कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम 1833 का एक्ट देखेंगे। और देखिए, ये जो एक्ट आया, इसमें ये लॉर्ड मिंटो के समय में आया, जब लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके अंतिम कार्यकाल चल रहा था, उस समय 1813 के चार्टर एक्ट में आया। और इसी एक्ट के 1813 के एक्ट में ही बंगाल के गवर्नर जनरल के बजाय 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में 1833 के बारे में हम